बात आज की चैनल के कार्यक्रम दावेदारों में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि हर विधानसभा क्षेत्र से मैं किसी भी पार्टी का कोई प्रतिनिधि होता है, उसके दावे आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और आपकी अदालत तय करती है कि उसके दावेदारी में कितनी मजबूती है। आज एक विचित्र दावेदार को मैं आपके सामने लाया हूँ। बाकी जितने भी दावेदार आए वो टिकट मांगने की दौड़ में लगे हुए हैं, वो दावेदार हैं, वो उम्मीदवार नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस शख्स को आज मैं आपकी दावेदारी के लिए ला रहा हूं, उसकी दावेदारी सिर्फ जनता के लिए है, हाईकमान के लिए नहीं है। वो अपने आप के अंदर उम्मीदवार हैं, उन्हें टिकट की कोई ज़रूरत नहीं। और आप हैं कुंदन वैष्णव, जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं आपका स्टूडियो में स्वागत करता हूं। कुंदन वैष्णव के लिए अगर अजमेर में बात की जाए तो ये कहना बिल्कुल भी न्यायोचित होगा कि किसी भी तरीके से वो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और उनकी आस्था लोगों की, जनता के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर बहुत गहरी जड़ों के साथ में जुड़ी हुई है। आप जब भी छोटे से छोटा कोई सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, राजनीतिक कोई घटना हो, आपकी उपस्थिति वहाँ सादर रहती है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वो अभी भी निर्दलीय पार्षद हैं नगर निगम के अंदर और भारी वोटों से जीतते हैं। और पिछली बार जब पार्टी में थे तब भी भारी वोटों से जीतते थे। अब उनकी दावेदारी निर्दलीय है और दोनों ही विधायकों के जो उम्मीदवार आएंगे अब उन दोनों के खिलाफ है। अगर अजमेर से कांग्रेस में जो भी कोई बंदा आता है और बीजेपी में जो भी कोई बंदा आता है, उससे इनकी सीधी टक्कर होगी। और सीधी टक्कर अगर शब्द का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सीधी ही टक्कर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कुंदन वैष्णव एक ऐसा नाम है जो जनता से जुड़ा हुआ है, जिसके प्रति लोगों की आस्था बेहद मजबूत है। तो आपका स्वागत। और फिर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इतने लोकप्रिय हैं, इतने आपकी दावेदारी इतनी मजबूत है, तो आप अपने आप को क्या महसूस करते हैं? देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो सुरेंद्र जी भाई साहब आपका और बात आज की चैनल का सबसे पहले धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपने ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार किया है जो हम जैसे जो उम्मीदवार या मान लीजिए हम जैसे जो लोग जो आगे आना चाहते हैं उनको आप आम जनता को ये संदेश एक जगह से आप दिलवा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि बड़े बड़े ऐसे नेता है जो कईयों को इतिहास गवाह है कि उठने ही नहीं दिया, और कई ऐसे मान लीजिए पत्रकार भी हैं या संपादक भी, उन्होंने ऐसे लोगों को आगे मुश्किल से आने दिया। लेकिन आप बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत ईमानदारी से आप इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। पहले तो मैं आपके चैनल हेड को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद कुंदन जी। अब अपनी दावेदारी के लिए आप बताइए कि आप हैं क्या यार? आप मतलब आपको तरह तरह से लोग बाग इंगित करते हैं। कोई आपको कुछ मानता है, कोई आपको नेता मानता है, कोई आपको धार्मिक नेता मानता है, कोई आपको बाबा ही मान लेता है, कोई आपको बाबा की कृपा से पैदा हुआ कोई एक वंश मान लेता है। क्या है आप? देखिए भाई साहब, ईश्वर की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। जिनको तूफानों से उलझने की जिनकी आदत होती है ना, तो समुद्र भी उन कश्तियों को दुआ देते हैं। वैसा ही एक शख्स आपके सामने बैठा है, बाबा की असीम कृपा है। लेकिन क्या होता है कि दिन रात मेहनत करके बनाया मकान, छत ने जता दिया, नींव ने छुपा लिया। तो नींव जो होती है ना, वो कार्यकर्ता होते हैं, एक जो लोगों के बीच में जा के। लेकिन हमारे बीच में ऐसे बड़े लीडर अजमेर शहर में आ गए जिन्होंने जो नींव के पत्थर थे ना, उनको बिल्कुल भी दबा दिया और आगे आने भी नहीं दिया। कई ऐसे शख्स हैं। लेकिन मैं सुरेंद्र जी ऐसा आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आम पब्लिक वास्तव में उन्होंने ईश्वर की कृपा से हर जगह कुंदन वैष्णव का साथ दिया। गौ माता की कृपा रही और भंडारे और इस तरह के जो धार्मिक आयोजन है, गौ माता की सेवा होती है, मंदिरों में कार्य होते हैं, शमशान में कार्य होते हैं, ये तो अनवरत जीते जी करना ही है जी। आज पैदा हुए तो परमार्थ कार्य अगर नहीं करेंगे तो सनातन धर्म में पैदा होने का फिर हमारा भी क्या मतलब रहा? जी। सनातन धर्म में पैदा होने के वाले वो भी लोग हैं जो सनातनी होने का दावा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन लड़कर चुनावों में आ जाते हैं। वो भी होते हैं जो कांग्रेस में भी होते हैं और दूसरी पार्टियों में भी आपको सनातनी कहने वाले, अपने आप को सिद्ध करने वाले राजनेता मिल जाएंगे। आप अपने आप को सनातनी किस लिए मानते हैं? और आपने आज तक, जब से आपने होश संभाला है तब से आपने अपने आप को किस तरीके से सनातनी बनाया? देखिए, सनातन जो है ना, वो आप समझिए जिन्स का खेल है, ये वंश का खेल है। जब हम सबसे पहले हिंदू है ना, हमारा किसी जाति से बिलोंग नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है। ये जो आता है ना, ये आता है बचपन से हमें जिस तरह के संस्कार मिलते हैं। एक विचारधारा भी होती है ना,
मैं आपको खुल के बताना चाहता हूं कि संघ विचारधारा एक ऐसी पृष्ठभूमि है जहां पे मानव कल्याण, मानव निर्माण का कार्य किया जाता है। तो बचपन से ही हम उसी रास्ते पे चलते हुए आए हैं और सनातन के कार्य देखते हुए आए हैं, तो सीखते हुए आए हैं। तो कुंदन जी, मैं मान लूं कि आप संघ पृष्ठभूमि से हैं, संघ विचारधारा से हैं और एक तरीके से संघी हैं। बिल्कुल, संघ में संघ विचारधारा के भी हैं, संघी भी हैं और साथी संघी भी हैं। साथी संघी भी हैं। और संघ के जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग, देखिए मैं बताऊं, संघ में एक चीज़ बहुत अच्छी मानता हूं मैं कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं ये हूँ या मैं ये हूँ। वहाँ छोटे बड़े सब बराबर होते हैं। वहाँ सभी को जी कह के बात की जाती है। वहाँ किसी भी तरह का धर्म का, ये धर्म अलग, ये धर्म, ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है। वहाँ ये होता है कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आज कहीं मान लीजिए बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा हो जाता है, कहीं पे भी कोई समस्या आती है ना, तो आप देखना स्वयं सेवक वहाँ जाके, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी अमीर हो गरीब हो, ये नहीं देखता है। वो ये देखता है कि सिर्फ मुझे परमार्थ करना, मुझे सेवा करनी है। तो विचारधारा सबसे बड़ी होती है भाई तो साहब। आपकी विचारधारा अगर संघ की है तो आप फिर संघ के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं? क्योंकि ये तो भाजपा तो संघनिष्ठ पार्टी है और फिर जिस व्यक्ति को टिकट मिलने के आसार हैं, जो 20 साल से राज करता रहा हमारे इस अजमेर उत्तर के ऊपर, और अजमेर उत्तर से उसके खिलाफ अगर आप मोर्चा खोल रहे हैं तो सीधी सी बात है, आप भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। देखिए मैं बताऊं, कभी भी बीजेपी के साथ हो या ना हो, इससे संघ को अपन अगर टारगेट करके चलें या संघ के हम बागी बने, ये चीज़ गलत होगी। ये, और मैं कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संघ जो है ना, बीजेपी ठीक है, एक पार्टी की विचारधारा अपनी रहती है, लेकिन अगर संघ को लगता है कि यार हो सकता है कभी कभी वैसा टिकट लेके आदमी कई बार अयोग्य शासन का नेतृत्व नहीं झेलते हुए अगर कोई योग्य आदमी निर्दलीय भी आ रहा है ना, तो मैं मानता हूँ संघ भी और अन्य जो लोग हैं वो उसका सपोर्ट इसलिए भी करेंगे क्योंकि वो निष्पक्ष है। तो मुझे लगता है कि संघ पूर्व सपोर्ट करेगा, क्योंकि हम जो कार्य करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उन्हीं के आदेश की पालना करते हुए करते हैं। कुंदन जी, एक बात है कि अगर आपको संघ से आप जुड़े हुए हैं और संघ को साथ लेके चलते हैं, उनकी विचारधारा के पोषक हैं आप, और कहीं अगर आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे या टिकट लेके लड़ेंगे? देखिए क्या होता है कि ये चीज़ मैं बोलूँगा ना तो बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाएगा। मैं बहुत सीमित दायरे वाला आदमी हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, उतनी बात करता हूँ जितनी मेरी हैसियत होती है। ये बीजेपी के टिकट और ये अगर ये जो बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं आज भी जातिवाद बहुत हावी है जी, ठीक है ना, कथनी और करनी में इनके बहुत अंतर है जी। मैं हूँ फकीरी आदमी, मेरी जेब में, मैं अभी भी बताऊँ आपको, मुश्किल से कुछ 100 रुपये पड़े होंगे। भंडारा बाबा चला रहे हैं ना, चलो नहीं तो मेरे पास में जाते समय 100 रुपये मैं भी दे दूंगा। सर तो मैं तो देखिए मैं इतना वो कोई वो हूँ। और दूसरी बात, कई जगह होता है कि टिकट आपको लेने तो आपके समाज के, आपके जाति के वोट बताओ। भैया देखो, मेरे तो समाज 37 कौम है ना, मैं किसी एक समाज का आदमी नहीं हूँ। और मुझे समाज का मान के भी आप कभी है ना आगे लाना भी मत, क्योंकि आप धोखा खा जाओगे अगर कोई समाज को आगे लाके मुझे कुंदन वैष्णव को बोले कि ये हमारा है। कुंदन वैष्णव सबका है, कुंदन वैष्णव 37 कौम का है। आपका, आपके नाम के आगे जैसे वैष्णव लगा रखा था, तो वैष्णव तो ब्राह्मण होते हैं, तो आप ब्राह्मण वर्ग के ही हैं वैसे तो। देखिए क्या होता है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पर आई जाने रहे। तो मैं दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो आप वैष्णव वैष्णव शुद्ध भी बोला जाता है। हाँ, वैष्णव तो शुद्ध है ना? हाँ, तो आप तो वैष्णव शुद्ध रहे। इसलिए हैं, और मैं मुझे अच्छा लगा आपके विचार जानकर कि आप वैष्णव इसलिए मानते हैं अपने आप को। वैष्णव जाति सूचक नहीं है वैष्णव शब्द आपके सामने। वैष्णव शब्द दूसरों की दुखों को हरने की कोशिश करने वाला वैष्णव है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने है। तो आप पीर पराई जानते हैं, इसलिए आप वैष्णव। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने अपने नाम का वो किया। और आपने ये एक बहुत अच्छा दावा पेश किया है कि मेरे ख्याल से अजमेर में अभी जितने भी मैंने दावेदारों के 2 दर्जन दावेदार मैंने इंटरव्यू लिया, और मेरे को पहला दावेदार ऐसा मिल रहा है जो ये कह रहा है कि मेरा कोई जाति समीकरण नहीं है, मैं सब जातियों का हूँ और सारी जाति मिलकर मुझे अगर पार्षद बनाती हैं, मिलकर चुनाव जिताती हैं, मैं उनके ऊपर एक पैसा खर्च नहीं करता। वो लोग अपने आप आपके उस पर आते हैं, आपके पीछे जाते हैं। तो कुंदन जी, ये जो परंपरा है ये आपके अन्य और ना तो और लोगों में है, नेतृत्व में है, ना आपके अजमेर उत्तर के अंदर आज तक ऐसा हुआ। हरदम जातिवाद आया सामने। ये सिंधी नेता हैं, ये हिंदू नेता हैं, ये मुस्लिम नेता हैं, ये मतलब बाकायदा हर आदमी के नाम पर जाति लगी। फिर
जातियों के नाम पर सीटें सुरक्षित हुई और सीट सुरक्षित हुई, उसके बाद में इलेक्शन लड़ा गया और जीता हारा गया, जो भी हुआ आपके सामने है। तो आप अजमेर उत्तर को अगर आपसे कहा जाए कि आप सुरेंद्र चतुर्वेदी की जगह खड़े होकर और अजमेर उत्तर का वर्णन करें तो आप किस तरीके से वर्णन करेंगे? देखिए मैं बताऊं, इतना प्यारा शहर है, इतना छोटा शहर है, इधर से अगर अपन एक छोर से दूसरे छोर की तरफ चले तो 12 से 15 किलोमीटर में अपन एक सीमा से दूसरी सीमा पहुंचते हैं। चारों तरफ भी है अगर आप देखें, बहुत ईश्वर की कृपा है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की कृपा है कि इतना सुंदर दुर्ग दिया उन्होंने हमें। आनासागर झील है, फायसागर झील है, कुछ किलोमीटर पे तीर्थ राजगुरु पुष्कर राज है, अच्छी लोग हैं, बहुत अच्छी बसावट है, सब कुछ है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, जो लोग देखने को तरसते पहाड़ी वो भी शहर में। लेकिन मैं बताऊं, ये शहर की विडंबना है कि इस शहर में ना एक ऐसा नेता तो बहुत हो गए, जन नेता नहीं हो पाया, इस शहर को चाहने वाला कोई हो नहीं पाया। बाहर से कोई अपने आप को प्रोफेसर बता के यहाँ पे राज करने आए, लेकिन थोड़े थोड़े दिन बाद में पता चला कि यार वो प्रोफेसर नहीं है, वो तो एक शिक्षक है, टीचर है। मैं हालांकि शिक्षक का सम्मान करता हूं, लेकिन आप जो हो वही बन के आते। दूसरी बात, उनको आज भी मैं आपको खुल के बोलता हूं, साफ नाम लीजिए, खुल के बोलता हूं, वासुदेव देवनानी जी के लिए मैं आपको कहता हूं, आज भी 20 साल उनको विधायक होते हुए उनको समय हो गया है। आज भी उनको अजमेर उत्तर की भौगोलिक स्थिति का अनुमान नहीं है। आज भी उनको ये पता नहीं है कि धान मंडी के ऊपर चांदी का कुआं किधर है, लाखन कोटड़ी का वो एरिया कहाँ जाता है, खरेकड़ी में वो उस गांव में सरकारी स्कूल किस साइड में है, माकड़वाली में कहाँ है, लोहागल में कहाँ है, उनको अंदर की कॉलोनियों का पता नहीं है। अभी भी मैं आपको दावा पेश करता हूँ, अगर वो मैं उनको बोल दूं कि मुझे इस जगह जाना है और देवनानी जी को मोटरसाइकिल पे बिठा के, टू व्हीलर, हालांकि वो चलाएंगे नहीं, न बैठेंगे, पीछे बड़े लोग हैं, लेकिन फिर भी उनको बोलूँ मैं टू व्हीलर पे पीछे चलो और मेरे को बताओ ये एरिया कहाँ है। 20 साल में उनको ये पता नहीं कि ये एरिया कहाँ है। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे शासक अपने पे राज करने आ गए। उन्होंने अजमेर में जो मानवता के नाते जो उनको अपना 100% देना था ना, वो इस शहर को दे नहीं पाए। इसका ये रिजल्ट रहा कि आज भी देख लीजिए कि 140वें नंबर पे पूरे देश में अजमेर शहर आता है स्वच्छता की दृष्टिकोण से। आज भी पट्टों के लिए लोग तरस रहे हैं, गरीब लोगों को आज भी पट्टे नहीं दिए जाते हैं, उनके मकानों को 15-15, 20-20, 25-25 साल हो गए, पट्टा नहीं है। आज भी किसान खाद बीज के लिए तरसता है। अजमेर में ऐसी आज भी कोई एनजीओ या ऐसा कोई सरकारी आयाम स्थापित नहीं हुआ जो हमारे किसान भाई बहनों को वहाँ पे खेती के बीज या खेती के नए उपकरण दिला सके। आज भी हमारे दुर्ग की ये स्थिति है कि वहाँ पे हमारे बाहर से जो यात्री आते हैं, किसी भी धर्म के आते हैं, वहाँ पे वो दुर्ग अगर वो देखने जाए ना तो उनको ये लगता ही नहीं कि ये दुर्ग वही है क्या पृथ्वीराज चौहान जी का। ऐसा एंक्रोचमेंट भी हो गया है, किले को दीवारें ढह गई है, कई जगह ऐसी स्थिति है। यातायात में आज बात करें तो आज भी कई घंटों के जाम लोगों को आज भी देखने पड़ते हैं। बगीचों की स्थितियाँ ऐसी है कि वहाँ पे न्यूसेंस होता है, सफाई करने वाले कोई है नहीं। पीने के पानी की जो समस्या है सुरेंद्र जी भाई साहब, आपको पता है 6-6 दिन 5-5 दिन में पानी आ रहा है, पानी के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। तो बीसलपुर लाइन को जयपुर भेजने में ज़रूर देवनानी जी ने अपनी भूमिका पूरी निभाई है। तो ऐसे इस तरह के लोगों ने राज किया है, तो अब के जवाब देगी पब्लिक जवाब देगी। पब्लिक बदलाव चाहती है। पब्लिक भले ही सिंधी ही नेता क्यों ना टिकट लेके आए, लेकिन बदलाव चाहती है। आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं बताऊं, जो भी आए ना योग्य है। मैंने एक लाइन कभी पढ़ी थी कि अगर आपको अंदर आपके भावना है सेवा करने की, और अगर आप आगे नहीं आते ना तो कहीं ना कहीं फिर आपको अयोग्य शासन का नेतृत्व झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपने हथियार डाले हुए थे, आप आए नहीं भूमि में, रणभूमि में। अगर आपको आके और आपको लगता है कि यार यहाँ राज स्थापित मैं अच्छा कर सकता हूँ, वो ठीक नहीं है, तो आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। ईश्वर बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। यही युद्ध लड़ा और एक शुद्ध राजनीति के लिए ये युद्ध लड़ा और आप निष्कासित कर दिए गए पार्टी से हैं। तो ये इनाम आपको किस लिए मिला? आप तो इतने शुद्ध और पवित्र मन के आदमी हैं, आपने तो कभी नीतियों में कभी किसी का विरोध किया नहीं। क्या ऐसे किसके पूंछ पर पैर रख दिया आपने कि आपको पार्टी से निष्कासित करना पड़ा? देखिए क्या होता है, मैं बताऊं, ये संगठन जो भारतीय जनता पार्टी में हमेशा उसका सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं, लेकिन मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि संघ दृष्टिकोण और बीजेपी में जो लोग हैं, मैं संघ के जो हमारे आदरणीय हैं उनको भी कहता हूँ कि बीजेपी में जब भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी कार्यकारिणी बनती हो ना, ये किसी एक आदमी के कहने से ना चले जी। एक आदमी कहता है, उसी आदमी के कहने से वो सच और झूठ है ना, क्योंकि क्या होता है, लश्कर भी उनके, तानाशाह भी उनके, झूठ उनके सच बन जाते अखबार की
हेडिंग में, तो ये वाली बात है, क्योंकि सब कुछ ही उन्हीं का होता है, देवनानी जी का। अब क्या होता है, हमारे जैसे आदमी पीठ पीछे आप बात करोगे ना उन्हीं से जिन्होंने टिकट काटा या नहीं दिया या मेरे को निष्कासित कर दिया, तो वो बाबू नहीं कुंदन बहुत अच्छा लड़का है, कुंदन हमारा बहुत अच्छा साथी है, उसने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन करे क्या यार, देवनानी जी और कुंदन की बनती नहीं है। देवनानी जी को ये भय रहता है कि ये है ना, ये धीरे 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 चलता चलता कहीं विधायक ना बन जाए, तो देवनानी जी के सपने और उनकी दुकानें ये कुंदन वैष्णव समेट देगा और ख़त्म कर देंगे दुकानें। कुंदन जी, आपके हौसले तो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन आपको ये, मैं तो ये समझता हूँ कि जिस परिस्थिति के अंदर और जिस स्थिति में और जिस वजूद में आप हैं, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े एक तीर्थंकर को आप पराजित कर देंगे और फिर टिकट लेकर रोक देंगे, क्योंकि 20 साल तक उसने बेताज बादशाह रहा है और अभी जब वो उनकी उम्र 76 साल की हो गई है, तब भी उनके हौसले वापस इलेक्शन लड़ने के, और फिर 5 साल बाद वो बिल्कुल युवा ऊर्जा के साथ में वापस आएंगे और अपना संन्यास आश्रम के 5 साल फिर इस राजनीति में बिताएंगे। क्या कहेंगे? देखिए मैं बताऊं, 76 साल के हैं, लेकिन क्या होता है, एक तो क्या है, वो हर चुनाव में है ना 2-3 महीने पहले एक अच्छा हेयर ड्रेसर अपॉइंट करता है ना, बढ़िया डाई वाई लगाने वाला। तो पहले तो क्या अपने आप को युवा ऐसे बताते, बाकी उम्र किसी को बख्शेगी नहीं। दूसरी बात, मैं आज भी कहता हूँ, कांग्रेस में कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जो जयपुर जाने का रास्ता देवनानी जी का कोई रोक सके, कोई नहीं है। 6 लेन पे अवरोध एक ही है, जिसका नाम है जय बाबारी। और जय बाबारी है ना, ऐसा मजबूत बन के रहा है ना, वो ही रास्ता रोकेगा। कारण कि इनके बस की बात नहीं है, इनको पब्लिक ने जितना इनको देना था ना, साथ देना था, वो ले लिया है। और कुछ कांग्रेस वालों की मेहरबानी रही जो देवनानी जी जैसे लोगों ने राज किया है, क्योंकि ये क्या है, कांग्रेस विपक्ष जो है बहुत कमजोर है इस शहर में। अभी भी देख लो आप, रोज दिन रात लड़ते हैं ना, पता नहीं क्या। आज भी मेरी न्यूज में कुंदन जी, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज भी एक विधायक ने दूसरे पूर्व विधायक पर आरोप लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब पूरा एक सिस्टम चल रहा है। अब धर्मेंद्र राठौड़ आ गए, अब उनके खिलाफ सौरभ बजाड़ उतर आए। राजकुमार जयपाल अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो हेमंत भाटी उनको पटकी देने के लिए आ जाते हैं। महेंद्र सिंह रंधावा अपनी अलग मजबूती बताते हैं। तो वाकई आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस की आपसी लड़ाई इनको नेतृत्व दे रही है। लेकिन इस बार जब आप कह रहे हैं कि आप निर्दलीय लड़ेंगे, तो आप क्या सोचते हैं कि आप निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं? बिल्कुल जीतेंगे। खुद को कर बुलंद इतना का हर तजवीज़ से पहले अजमेर उत्तर की जनता बोले बता तेरी रजा क्या है। वाह। तो मैं आपको बताऊं, अजमेर उत्तर में वास्तव में बाबा का पुत्र ही लड़ेगा। और अजमेर की उत्तर की जो जनता है, मैं आपको बताऊं, सारे गांव जी, बोराज, हाथीखेड़ा, कानेडिया, काजीपुरा, अजयसर, खरेकड़ी, माकड़वाली, लोहागल, चौरसियावास, रातीडांग, ईदगाह और गोगरा घाटी के आगे का एरिया, ये जो लोग हैं ना साहब, मैं बताऊं, ये इतने वंचित और ये सुविधाओं से इतने दूर हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार हम सिर्फ वोट देने के लिए ही देवनानी जी को या अन्य पार्टियों को याद आते हैं क्या? जब वोट आता है, जब ये लोग हमारे सामने महीने 2 महीने पहले यूं आते हैं कि साहब हमें वोट दीजिए, हमें बस अब आप चिंता मत करो, पहले तो मेरे ने अभी क्या है साहब, बीजेपी की सरकार नहीं है, अभी तो कांग्रेस की सरकार, इनके पास में मखौलबाजी, मतलब इनके पास बहाने बहुत है नहीं काम करने के। अच्छा, कोई निजी कॉलोनियां है जी, ये निजी कॉलोनियों में तो हम व्यवस्था कर नहीं सकते, इनके पास में बहाने बहुत है। मैं कहता हूं, इन झूठे लोगों का आप बिल्कुल विश्वास मत करो। ये सिर्फ और सिर्फ अपना दुकान चमकाने के लिए आपको यूज करते हैं। ये गांव और अजमेर उत्तर नगर निगम के जो 38 वार्ड है, उनके बीच का आदमी, बीच के साथ का आदमी, चाय की होटल पे पकड़ लेना, रास्ते में घूमते हुए पकड़ लेना, फ़ोन एनी टाइम उठाता हूँ, नहीं उठाऊँ तो घर संजय नगर बड़ी नागफनी में है, आप बोलेगे तो आपके घर आ जाऊंगा। ऐसा आदमी चाहिए जो वास्तव में अप्रोचेबल हो। ऑफ कोर्स, कहाँ अप्रोच करोगे जी देवनानी जी को? बिल्कुल सही। कभी उदयपुर है, कभी जयपुर है, कभी ये है, पानी नहीं आ रहा है, तो वो आदमी कहता है, सॉरी मेरे संस्कार नहीं, वो आदमी कहते हैं कि टैंकर मंगा के तो मैं पी रहा हूं जी, आप भी टैंकर मंगा के पी लो। अरे फिल्टर वाले आपको टैंकर भिजा देंगे, आप विधायक को भेज भी देंगे। एक गरीब आदमी 400-500 रुपए टैंकर वाला लेता है, फिर उसके बाद भी वो बोरिंग का पानी वो मंगा के पीवे। तो देवनानी जी तो ऐसे हैं कि वो कहीं पे भी है ना, कोई भी बात, रोड नहीं है, अरे तो कोई बात नहीं, रोड नहीं है तो हमारे अभी सरकार नहीं है, अब आएगी जब हम रोड बनवाएंगे। अरे तो आप 10 साल आप मंत्री रहे हुए हो, 10 साल में क्या आपको रोड बनाने की नहीं सूझी क्या? 10 साल में क्या आपको नालियां बनाने की नहीं सूझी क्या? 10 साल जो वो उनकी सरकार थी,
मैं कहता हूँ हम निर्दलीय पार्षद है, हमारे पार्षद कार्यकाल में हम कहाँ से बजट लाते हैं, ईश्वर की कृपा से। हमारा वार्ड जाके देखे देवनानी जी, एक बार घूम के आवे, नंबर 1 वार्ड है ये बात नागफणी, बिल्कुल- जो सबसे बुरे वार्ड की गिनती में आता था। मित्रों, मैं काम करने का जज्बा होना चाहिए सर। मैं जमानत ले रहा हूँ और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अजमेर के जितने भी पार्षद हैं उनके लिए कुंदन वैष्णव एक आदर्श है। उनके वार्ड में जितने काम हुए हैं वो, उनका बजट कहाँ से आता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये तो कहते हैं कि बाबा की कृपा है और ये तो बाबा के फकीर हैं और इनके पास आता है। लेकिन इनके वार्ड की स्थिति वाकई देखने लायक है, काबिल तारीफ है। और मैं चाहता हूं कि अगर उनका वार्ड को अगर अपना बिना किसी पार्टी के सुरक्षित रख सकते हैं तो अगर इनकी दावेदारी मजबूत है। अगर इनको निर्दलीय इलेक्शन लड़ते हैं और जनता इनको अपना प्यार दे देती है, अपना संबल दे देती है, अपना साथ दे देती है, तो ये बात तो निश्चित है कि ये विकास जब होगा अजमेर का, वो स्मार्ट सिटी की तर्ज पर नहीं होगा। और जब स्मार्ट सिटी का जिक्र आ गया है तो मैं कुंदन जी आपसे पूछना चाहूंगा कि कितना स्मार्ट हुआ है हमारा शहर। देखिए मैं बताऊं, अधिकारी कभी भी लामबंद कब होता है, जब एक वास्तव में अच्छा नेता होता है। जब अधिकारी को भी भय रहता है किसी का कि यार वो सांसद एक्टिव है, एमएलए एक्टिव है। हमारे शहर में क्या होता है, अंधा बाटे रेवड़ी, घर घर बांटे जाए। अधिकारी को है ना पता है यार अभी थोड़ी देर बाद में विधायक जी आने वाले हैं, मान लीजिए, उनको पता है 5-10 जने आएंगे, इससे ज्यादा आने नहीं है इनके साथ में, है ना, पब्लिक रहती नहीं है, तो वो उनको चिंता नहीं है इनकी। वो और उनको ये भी पता है कि 2-4 कैमरामैन आएंगे, वो फोटो खिंचाएंगे और 10-15 मिनट में यहाँ से चलते बनेंगे। तो अधिकारी कभी भी एक्टिव इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि नेता ही बोलने वाले नहीं है, और हम अधिकारियों के पीछे पड़े हुए रहते हैं। साहब कब आओगे, कल कुंदन जी कल आ रहे हैं, कल फोन घुमा दो, भाई साहब आए नहीं, अरे वो कोई काम हो गया यार, वो थोड़ा बिजी हो गया, परसों पहुंच जाओ उनके पास ही, लो भाई साहब अब तो चलो आप, बहुत हो गए 3 दिन, इससे ज़्यादा हमारे पास भी टाइम नहीं है। लेकिन हम ठीक है, एक जनता के सेवक है ना, इसलिए आपको इतना प्रणाम करके राम राम करके हम ले जा रहे हैं। और करो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हमें आता है काम कराना, अधिकारियों से किस तरह से कराया जाता है। यहाँ तो स्थिति है कुंदन जी की, जो विधायक लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें तो स्मार्ट सिटी की बैठक हुई इसमें बुलाया ही नहीं, बुलाते ही नहीं, मतलब वो उनको इस लायक नहीं समझते थे कि वो उनको बुलाएं। और फिर अगर चलिए आपको नहीं बुलाया और आपने उसका विरोध, और आप इतने निष्क्रिय, और मतलब अब मैं एक शब्द यूज़ करना बार बार करना पड़ता है, हम इतने नपुंसक क्यों हो गए आखिर, क्या हम अधिकारियों की उसके ऊपर कृपाओं पर निर्भर करते हैं? क्या अगर विधायक बना दिया जाए तो क्या आप इसी तरीके की वो बात करें? आप क्या करेंगे अगर आप विधायक हो जाएं और इस तरीके से आपके साथ अधिकारी लोग व्यवहार करें तो आप क्या करेंगे? देखिए 2 चीज़ होती है सुरेंद्र जी भाई साहब, यहाँ तो कहीं ना कहीं आप उस सिस्टम करप्ट, अगर कहीं सिस्टम है उसका हिस्सा बने जब चुप है, एक बात, या फिर आपको वो दर्जा नहीं दे रहे हैं अधिकारी जो देना चाहिए, क्योंकि वो मानते ही नहीं आपको उस है ना कैटर का। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देवनानी जी, अन्य कोई भी नेता है ना, उन्होंने को स्मार्ट सिटी ने वो सम्मान और वो इज्जत नहीं दी जो वास्तव में देनी चाहिए थी। दूसरा क्या हुआ, जब शुरुआत में स्मार्ट सिटी के कार्य जब चालू हुए थे जी, ठीक है ना सर, तब उन्हों को ऐसा लगा बस अब स्मार्ट सिटी बन जाएगी, अपना 1 रुपया लगना नहीं है, अपना पैसा बजट आएगा केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से या और कोई कंपनी से, और हमारी पोबारा हो जाएगी, हम हमें कुछ करना नहीं है, बस अब तो अपने को विकास हो जाएगा और विकास हो जाएगा, हम जीत जाएंगे। और अपना जो बजट आ रहा है वो इनको आता है, सब ट्यूनिंग है इनके पास सेट कि 3 करोड़ 60 लाख का शिलालेख लगता है, 3 करोड़ 20 लाख रुपए के PWD का वो होता है। ये मैंने एक विषय उठाया हुआ था, और तो इनको सब पता है गणित। तो इन्होंने सोचा कि स्मार्ट सिटी का काम हो जाए, लेकिन क्या हुआ, चौबे जी चले 26 जी बनने और दुबे जी बन के लौटे आए। जब इनको पता चला स्मार्ट सिटी के काम में पब्लिक जनता त्रस्त हो गई, 5-5, 6-6 साल जाम लग रहे हैं। आज भी देख लीजिए आप, आना सागर पाथवे बना है, कभी तो कहते बन रहा है, 7 वंडर बन रहा है, अब कोई कह रहा है टूट रहा है। तो इनको ये होश ही नहीं है कि कहाँ पे लैंड क्लियर है, कहाँ आना सागर झील को दिक्कत आनी है। तो अगर यहाँ पे ये चीज़ नहीं बननी चाहिए, पाथवे बनाना था तो पूरा राउंड में बनाना था, लेकिन इनको होश नहीं था, क्योंकि आपसी सामंजस्य नहीं था, किसी कंपनियों का सामंजस्य नहीं था। स्मार्ट सिटी वालों को इन्होंने ज़्यादा सम्मान नहीं दिया, स्मार्ट सिटी वालों ने इनको नहीं दिया, मरण हुआ जनता का। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिर्फ पब्लिक और अजमेर की जनता मरी है साहब। कुंदन जी, मज़ेदार बात ये रही, मतलब इसको मज़ेदार कहने में भी मुझे दुखद बात ये रही कि इन 4 सालों में जब स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा था बराबर, उस समय जहाँ जहाँ गलतियाँ हो रही थी, जो काम गलत किए जा रहे थे, उस पर सुरेंद्र चतुर्वेदी अकेला रोज ब्लॉग लिखता था कि ये गलत हो रहा है, ये मिट्टी कृत्रिम बनाई जा रही है, ये गलत हो रहा है, यहाँ सब करता रहा। और उस समय इन नेताओं के कान खुले नहीं, इन अधिकारियों के कुछ ये नकेल बांध नहीं पाए, और वही होता रहा। अंतिम
मैं अशोक मलिक का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उस आदमी ने कम से कम एनजीटी में वो लड़ा और लड़क कर आज ये स्थिति करा दी कि वो सारे जो आना सागर के साथ बदखिलाफी हुई थी, उसकी हत्या हुई थी और उसके साथ जो बदसलूकी हुई थी उसका बदला ले लिया। और ये तय है कुंदन जी कि ये टूटेंगे। ये अगर ये चाहे ना कि ये कह रहे हैं कि हम पैसे ले बजा सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या कर लेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट आपका साथ इसलिए नहीं देगा कि जो बदसलूकी आपने किया क्या उसका साथ दे देगा? आपने जो गलत काम किया उसका सुप्रीम कोर्ट साथ दे देगा? नहीं देगा। और सुप्रीम कोर्ट की जिन दलीलों के आधार पर यह फैसला एनजीटी ने दिया है वो उन्हीं की उसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की इस धारा के तहत ये गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट की धारा के तहत ये गलत, लिहाजा ये टूटेगा। तो अब कुंदन जी सबसे बड़ी बात होती है, एक पहले तो विकास के अंदर पैसा लगाया आपने और अब विनाश में लगेगा। तो ये पैसा किसका है? ये हमारा है। और ये कौन भुगतेगा? हु विल बी रेस्पॉन्सिबल? कौन रहेगा इसका जिम्मेदार? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिम्मेदार तो यही रहेंगे। लेकिन पैसा जो खराब हो जनता का हुआ है। मैं आपको बताऊं, अगर जब ये 7 वंडर या इस तरह से अगर कोई बन रहा था कुछ भी, और भी कई ऐसी है साहब जो हटने के कगार पे, वहां पे सरकार का पैसा लग चुका है, लेकिन आज सरकार को ये लग रहा है यार गलत बनाया, पैसा जनता का है। लेकिन ये देख लीजिए कि इनकी निष्कृष्टता, निष्क्रियता और ये जो है ना कुंभकर्ण की नींद जो सो रहे थे ना ये हमारे यहाँ के नेता, ये इसका नतीजा है कि अगर ये मान लो हटता है तो ठीक है, झील बचेगी, और नहीं हटता है तो मान लीजिए झील हटे, झील जो बचेगी। पब्लिक का जो पैसा है, दोनों तरह से पब्लिक का नुकसान है साहब। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। पब्लिक तो ये चाहती है आना सागर भी फैला है। हाँ। पब्लिक चाहती है आना सागर फैले। हाँ। लेकिन अगर हट गया तो पैसा खराब, अन्यत्र बनेगा। महावीर कॉलोनी, आर्यन कॉलोनी, नवग्रह कॉलोनी है ना, सागर विहार, ये अगर ये मान लीजिए ये कहते हैं अभी के एंक्रोचमेंट है, तो नियमित क्यों किया जी? उनको नियमन दे दिए, पट्टे दे दिए। उन मकानों के ऊपर आज भी तलवार की धार पे चल रहे, गाज कभी भी गिर सकती है। तो मैं कहता हूं अगर आप 20 साल से विधायक थे, सांसद भी होते हैं, अगर आपको झील को बड़ी करनी थी ना, तो मैं कह रहा हूं 20 साल में भी कई मकान भाई साहब अभी बने, वो नहीं बनने देने चाहिए थे, जो पब्लिक का कम से कम। कुंदन जी सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि इन 20 सालों के अंदर जितना आना को छोटा किया गया, कम गहरा किया गया, में छोटा हुआ है। जो 17 फुट जिसकी हाइट हुआ करती थी, इसको करते करते 12-11 कितना यार, उसको क्या लोटा बना दोगे आप? परात बना दोगे आना सागर को? और आसपास सारे भूमाफिया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन विधायक महोदय के नेतृत्व के अंदर ये सारा विनाश हुआ है। अगर ये इस तरीके से नहीं करते, इन लोगों को, भूमाफियाओं का, अगर समय पर आवाज उठाते भूमाफियाओं के खिलाफ, तो ये होता नहीं होता ना। तो कहीं ना कहीं लिप्तता होगी ना, इनकी लिप्तता होगी, इनके लोग हैं हर जगह लिप्तता उनकी। लेकिन ये पब्लिक को तो समझना चाहिए, अब समझना चाहिए। देखिए क्या होता है, शुरुआत में हाँ ठीक है, एक नया आदमी आया, बाहर से आया, कोई बात नहीं, सम्मान था, जिताना भी था, जिता दिया। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन अब भी अगर पब्लिक वही भेड़चाल में चले, तो मैं कहता हूं फिर पब्लिक की भी गलती है। पब्लिक को अब जाके अच्छा और बुरे का फैसला करना पड़ेगा। हमारे लिए कौन ज़्यादा संघर्ष कर सकता है, हमारे मुद्दों को, हमारे विषयों को कौन सकारात्मक कर सकता है, प्रैक्टिकल धरातल पे हमारे साथ कौन चल सकता है, वैसा आदमी अब चाहिए। मैं आपको आज बताता हूँ, लंपी बीमारी आई थी सर। लंपी बीमारी में गायों के ऊपर जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, 2,500 से 3,000 गायें अजमेर में एक्सपायर हो गई। मैं कहता हूँ देवनानी जी थे क्या कहीं गाय को बचाने, जबकि जय गौ माता की और ये बोल के आप वोट लेते हो, लेकिन देवनानी जी ने कभी लंपी बीमारी में गायों को नहीं बचाया साहब। शमशान में आज तक उन्होंने कभी 1 रुपये का काम नहीं किया। आज भी रोडें नालियाँ खराब पड़ी है, आज भी सीवरेज के ढक्कन बरसात में बाहर आ जाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल लोअर है शहर का, अजमेर उत्तर का यातायात डिस्टर्ब है। मैं कह रहा हूँ अब तो पब्लिक को सोचना पड़ेगा और जन नेता को आगे लाना पड़ेगा। अब तो पब्लिक को सोचना पड़ेगा और जन नेता को आगे लाना पड़ेगा। तो ये है कुंदन वैष्णव, जिन्होंने अपनी दावेदारी बहुत सटीक और खुले रूप में कही। अगर मर्दानगी से कोई बात कही जाती है तो बात जनता के दिल में पहुंचती है और जनता उसको अपना नेता स्वीकार करती है। आपका दावा बहुत मजबूत है और मेरा ये मानना है कि इस दावे को जनता स्वीकार करेगी और इस बार चुनाव के अंदर फैसला जब होगा तो आपके दावों को मद्देनजर रखते हुए होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए कुंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी साहब, धन्यवाद।